फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को कवर करने वाले हैं। पहला होगा 285, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखो आखिर पाकिस्तान में क्या हासिल हुआ। हाँ, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को सेफ हार्बर दिया, सेफ जगह दिया, अपना जगह दिया फलने और फूलने का। और अभी स्थिति पाकिस्तान का क्या हुआ, अटैक हुआ कि नहीं हुआ पाकिस्तान में। और लगातार जब से तालिबान अफगानिस्तान में रूल किया 2021 से, तब से कुछ न कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और एक टाइम था कि यही तालिबान को, यही मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। तो देखो, कोई गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, या योर टेररिस्ट और आवर टेररिस्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है और टेररिस्ट का कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है। टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, ठीक है। अभी देखो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, एक तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है ना, है कि नहीं बताओ। तो अब इसमें तुम्हारा एक नया चीज़ और एडिशन हो गया, तुम्हारा ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम। लोग मर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और बम धमाका हो रहा है। कितना मतलब सरल हो गया वहाँ पे आतंकवादी हमला सब। इसका रीज़न है पाकिस्तान स्वयं खुद है। इसमें हम लोग पाकिस्तान का डूबियस स्टैंडर्ड समझेंगे, समझ गए ना। 286 देखो। अब देखो, बॉन्ड मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉन्ड मार्केट डिपेंड ही नहीं हुआ है। जानते हो ना इस चीज़ को, बॉन्ड मार्केट डिपेंड नहीं हुआ है। बॉन्ड मार्केट मतलब जहाँ पे सरकार अपना दस्तावेज को बेचे, है ना। इसी तरह प्राइवेट कंपनी तुम्हारा अपने डिवेंचर को बेचे। प्राइवेट कंपनी डिवेंचर को बेचने का मतलब प्राइवेट कंपनी का वो बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब कागज, और कागज बेच के पैसा को, है ना, लिया जाता है और उसको अलग से मोबिलाइज किया जाता है, अलग से जगह खर्च किया जाता है। बट हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट अभी तक डिपेंड ही नहीं हुआ, जो बॉन्ड मार्केट होना चाहिए। यदि हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट डिपेंड हो जाता तो बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेने की क्या ज़रूरत है। हम बॉन्ड को इशू करते हैं, पैसा लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि भारत में बॉन्ड मार्केट उतना स्ट्रांग ही नहीं हुआ है, तो इसलिए फाइनली सेबी और फाइनेंस ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने एक प्रयास किया है और एक फंड बनाया है। उसी फंड को कहते हैं स्टूडेंट CDMDF फंड। ये फंड क्यों, क्या है, इस फंड का क्या रिलेवेंस है, वो हम लोग इस एडिटोरियल में समझेंगे। समझ गए ना। 287 देखो, 287 वही है एस्पार्टम। एस्पार्टम जानते हो कार्सोजेनिक है, और इस पर बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। हाँ, इसमें बताया गया कि कितने टाइप्स के तुम्हारे कार्सोजेनिक आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। एस्पार्टम क्यों इतना अनहेल्दी है, ठीक है, कितना अभी तक डेटा मिला है इस चीज़ को लेके, तो विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। और लास्ट में देखो, ये भी हम बता चुके हैं तुम लोग को, सेल फ्री DNA। ऐसे आमतौर पे DNA न्यूक्लियस में मिलता है और थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है ना। 3 ट्रिलियन बेस पेयर यू विल गेट टोटल DNA। अधिकतर न्यूक्लियस के अंदर रहता है, कुछ कुछ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो ब्लड स्ट्रीम में मिल रहा है ये सेल फ्री DNA, तो ये जो मिलने की वजह से ना यहाँ से साइंस और डेवलप्ड हो जाएगा, मेडिकल साइंस। तो ये एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रेग्नेंट जो लेडी है ना, उसमें यदि कोई फ्यूटस में कोई प्रॉब्लम हो तो हम सेल्फ फ्री DNA को डिटेक्ट करके हम बहुत कुछ बता सकते हैं। जो कि इससे पहले जो मेथड था कि कोई भी प्रेगनेंसी है, फ्यूटस में कोई एबनॉर्मलिटी आया, क्रोमोसोम का मान लो कि एबनॉर्मलिटीज़ आया, तो उसके लिए जो टेस्टिंग का तरीका था बहुत ही क्यूमरसम तरीका था, बहुत ही डिफ़िकल्ट वन था। अब सेल फ्री DNA की वजह से बहुत आसान हो जाएगा चीज़ भी चेक करना। समझ गए स्टूडेंट। तो ये हम लोग चारों एडिटोरियल्स को कवर करेंगे एकदम अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, हाँ फर्स्ट वन तुम्हारा क्या है, 287। 287 आ गया इसमें, अच्छा 285 ना, गलती से मेरा 287 आ गया है इसमें। तुम लोग का 285 ही है, ओके, बाय मिस्टेक मेरा वो हो गया है। अभी रुक जाओ, फाइन। तो 285 देखो स्टूडेंट, हाँ GS पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। तो GS पेपर 3 का हिस्सा है ये। देखो ये हिंदू पेपर में आया था 1 अगस्त को, ठीक है। तो हाल फिलहाल का ही तुम्हारा ये न्यूज़ है। अब समझते हैं कि कैसे टेरर अटैक तुम्हारा पाकिस्तान में बढ़ा है, हाँ लगातार इंक्रीज़ हुआ है। अभी देखो, जो पाकिस्तान का जो खैबर है ना, खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है, वो उसका जगह का नाम है, यहाँ पे लगभग 54 लोग मरे हैं आतंकवादी हमला में, लगभग 200 प्लस तुम्हारे इंजर्ड हुए हैं। जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, हाँ 2021 से आया ना, अगस्त से, तब से पाकिस्तान में इस तरह के केसेस तुमको मिला है देखने को। आर यू गेटिंग मी।
इनफैक्ट देखो स्टूडेंट, ये जनवरी 2023 में ना लगभग 74 लोग मरे थे मस्क में, जो पेशावर में जो ये पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। वही पेशावर जो तुम्हारा ये कैपिटल है इसका, खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पे अभी रिसेंट में हमला हुआ, वहीं पे हमला जनवरी में भी हुआ था। और ये जो हमला किया था, इसका जो जिम्मेदारी लिया था वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने लिया था। तहरीक-ए-तालिबान क्या है कि पाकिस्तान में तालिबान का ग्रुप है ये। तालिबान जनरली कहाँ, अफगानिस्तान में पाया जाता है, तो अफगानिस्तान वाला जो तालिबान है उसका एक ग्रुप पाकिस्तान में भी है, उसी ग्रुप को कहते हैं तहरीक-ए-तालिबान। बट इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप डिफरेंट है, आइडियोलॉजी सेम है बट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अलग है क्योंकि पाकिस्तान में इसका ऑर्गेनाइजेशन अपना ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो मेन तालिबान से कोई लिंक नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में, बट आइडियोलॉजी लाइन पे सेम है। तो समझ गए ना, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जूझ रहा है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। समझ गए ना स्टूडेंट। तो देखो ये सब एक्चुअली जो हो रहा है ना, ये बता रहा है कि जो पोरस एरिया है, जानते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है बहुत ही पोरस है ना, तो पोरस की वजह से इधर उधर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। सिक्योरिटी बिगेस्ट कंसर्न है पाकिस्तान में। अब तुम देखो, एक तो तुमने देखा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये तुम्हारा पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि तालिबान वाला आइडियोलॉजी से काम कर रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन अपना है। एक तुम्हारा पाकिस्तान में खुद ही एक्टिव है एक ग्रुप, उसका नाम है इस्लामिक स्टेट खोरासान, इसको बोलते हैं ISK। ये दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बताओ, दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहा पाकिस्तान में। बात समझ रहे हो क्या होगा इस कंट्री का हालत। फरवरी 2023 में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे थे, तो इसमें देखो ये शामिल था, ISK शामिल था। समझ गए ना। एक तो तालिबान, वो तहरीक-ए-तालिबान भी कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, साथ साथ दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। हाँ, इसमें वो पाकिस्तान जो तालिबान, तो उसने कहा कि हमने नहीं किया, तो इसने बोला, ISK ने बोला हमने किया है। बात समझे। अब क्या हुआ था स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल रैली हो रहा था, जामिया उलेमा ए इस्लाम फजल, एक हार्डलाइनर पार्टी है जिसको लीड कर रहे थे रहमान साहब, एक रैली हो रहा था, उस रैली में भी अटैक किया था ISK ने। बात समझे। वो अटैक के पीछे भी इसका ही हाथ है। अब देखो ही रिपीटली टारगेट। अब देखो ISK का काम क्या कि जितने भी तालिबान एफिलेटेड ग्रुप है तुम्हारा पाकिस्तान में, उसको ये अटैक कर रहा है, यानी कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मार रहा है। अभी बताया ना तुम लोग को, पाकिस्तान वाला तालिबान ग्रुप है तहरीक-ए-तालिबान, उसको अटैक ये कर रहा है। तो टेररिस्ट वर्सेस टेररिस्ट हो रहा है, इसमें सिविलियन आदमी जा रहा है। बात समझे। ये पाकिस्तान का अपना ग्रुप है। बताओ ये हालत है। तो ये बोला कि जब से देखो, जब से अफगानिस्तान में आया है तालिबान सब, तब से ये भी तुम्हारा टारगेट कर रहा है तालिबान एफिलेटेड ग्रुप को, ठीक है। अफगानिस्तान माइनॉरिटी को तो अटैक कर ही रहा है पाकिस्तान में, एट द सेम टाइम जो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो तालिबान ग्रुप सब, उसको भी अटैक करे, यानी कि टेररिस्ट वर्सेस टेररिस्ट हो रहा है। आगे देखो स्टूडेंट, तो देखो जब इतना क्योस हो जाएगा, दो तालिबान जो दो टेररिस्ट ग्रुप है, एक तालिबान से एफिलेटेड है, एक तुम्हारा तालिबान के अगेंस्ट है, तो क्या होगा स्थिति। हैवी प्राइस देगा पाकिस्तान, बुरा स्थिति हो जाएगा पाकिस्तान का। देखो तो पाकिस्तान इस चीज़ को पे कर रहा है, क्योंकि जानते हो एक टाइम पाकिस्तान ने बहुत ही संरक्षण दिया है टेररिज्म को, तो सब भुगत रहा है। एग्जाम्पल देखो, 1980s में जो अफगानिस्तान एंटी कम्युनिस्ट सिविल वार हुआ था, जहाँ पे रसिया ने पूरा कर लिया था ना, सोवियत यूनियन ने पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया था ना। याद करो, जो तुम लोग को बताया गया स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में, याद नहीं है तो मैं तुम लोग को याद करवा देता हूँ कि 1980s में सोवियत यूनियन का अटैक हुआ था अफगानिस्तान। बच्चे लोग यहाँ ध्यान दोगे, अटैक हुआ था, तो USSR लेड कर रहा था गवर्नमेंट, USSR का गवर्नमेंट चल रहा था। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स ने हेल्प लिया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान बगल में है। और मुजाहिदीन कल्टिवेट हुआ वहाँ से, और मुजाहिदीन को लगाया गया कि तुम रसिया को उड़ाओ पकड़ के, और मुजाहिदीन को संरक्षण दिया ना इसने। बाद में क्या हुआ, वही मुजाहिदीन बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बन गया इसका अफगानिस्तान का, वही बाद में तालिबान में कन्वर्ट हो गया। अब जब 2001 में जो अटैक हुआ, अलकायदा ने जो अटैक किया था, अलकायदा भी तो तालिबान से ही रिलेटेड था। अब अटैक किया तो उसके रिटेलिएशन में फिर तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स आया यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो उस समय पाकिस्तान ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया अपना, US को भी हेल्प किया और तालिबान को भी हेल्प किया। तभी तो तुम्हारा जो ओसामा बिन लादेन जो है तुम्हारा पाकिस्तान के सोल में पाया गया। तो इसे हम डूबियस में समझ सकते हैं कि एट द सेम टाइम वो US के साथ भी है तालिबान को ख़त्म करने में, और तालिबान को भी संरक्षण दे रहा है। तो देखो उसी का असर हुआ ये सभी चीज़,
कि आपने शुरू से ही टेररिस्ट को लेके आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए हो तो भुगतो आप बैठ के। वही चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट, सभी चीज़ समझ गए ना। देखो हाँ वही देखो, यदि पाकिस्तान का एक्टिव सपोर्ट नहीं मिलता तो कभी भी तालिबान पावर में आता ही नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान सपोर्ट। अब देखो तालिबान आया, जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में तब से फिर पाकिस्तान का हालत ख़राब है। देख रहे हो स्टूडेंट। देखो अब क्या हुआ कि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में बहुत रेडिकल वार हो रहे हैं। तो जो यूथ लोग सब हथियार उठा लिए हाथ में। जैसे देखो, जैसे पाक एंड कश्मीर हो या हमारा जो कश्मीर में भी देखते हो ना, यूथ लोग सब पूरा रेडिकलाइज हो गया था ना। इसके वजह से इंडियन सिक्योरिटी को कितना प्रॉब्लम हो रहा था। तो सिमिलरली देखो, एक तो बॉर्डर एरिया बहुत ही पोरस है और पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तानी यूथ है उसको जॉब वॉब है नहीं, वो सिविल वार में ही फंस गया, हथियार उथियार उठा लिया, बाद में प्रॉब्लम किसको देगा? अपने कंट्री को ही प्रॉब्लम देगा नेशनल सिक्योरिटी में। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो, नाउ पाकिस्तान इज सफरिंग। अब देखो पाकिस्तान तालिबान से भी सफ़र कर रहा है, तारीख़ तालिबान से भी सफ़र कर रहा है। एट द सेम टाइम जो अपना ग्रुप है उसका IS के, उससे भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। समझ गए नहीं, ये स्थिति है। 2014 और 15 से पाकिस्तान ने कोशिश किया है कि पाकिस्तान तालिबान यानी तारीख़ तालिबान को क्रश करे, बट हो नहीं पाया। जैसे तालिबान रिटर्न हुआ अफगानिस्तान में तो उसका फ़ायदा होगा इधर तारीख़ तालिबान को, क्योंकि आइडियोलॉजी तो सेम ही है। पाकिस्तान वाला लोग और एक्टिव रखेगा तारीख़ तालिबान को, और उसको इनकाउंटर करने के लिए दूसरा टेररिस्ट ग्रुप आ गया तो मामला तो और गड़बड़ हो जाएगा इससे में। समझ गए? तो वही बताया गया है कि और ज़्यादा हो गया है। ठीक है। एंड अलाउड द IS। देखो उसके बाद IS केम भी तुम्हारा एक मोस्ट पावरफुल आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप में बना है। ठीक है, तो वो भी सेम हो रहा है तुम्हारा तालिबान के अगेंस्ट। तो एक तो बॉर्डर एरिया है दोनों का, पोरस एरिया है दोनों का बॉर्डर, तो इसलिए ये जो तुरंत स्प्रेड हो जाएगा टेररिज्म वाला एक्टिविटी। तो ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी तुम्हारा जो इसका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है ना पाकिस्तान, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस से, पॉलिटिकल क्राइसिस से। देखो इमरान खान का क्या हुआ, सजा हो गया ना इमरान खान को, कल ही हुआ है, 3 साल के लिए सजा दे दिया गया है। तो पॉलिटिकल मोराज से गुजर रहे हो आप, इकोनॉमिक मोराज से गुजर रहे हो, अब आप सिक्योरिटी मोराज से भी गुजरोगे। तो ये हालत है पाकिस्तान का। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि परमानेंट पीस के लिए ये हमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान डिफ्रेंशिएट ना करे कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, या योर टेररिस्ट या आवर टेररिस्ट। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, टेररिस्ट का कोई जगह नहीं होता है, तो उससे बार बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। बात समझ में आया तुम लोग को? और यूनाइटेड नेशंस को भी यहाँ होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेजिग्नेट करे वो, और यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन बनना चाहिए टेररिज्म के ऊपर। नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट, टेररिस्ट इज आफ्टर ऑल टेररिस्ट, ये होना चाहिए। समझ गए? खत्म कर दिए स्टूडेंट। आगे देखो, हाँ, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदू बिजनेस लाइन 31 जुलाई 2023 को आया था। देखो बिजनेस लाइन में आया है तो इकोनॉमिक्स ही आएगा ये। अब बच्चे लोग आगे मत पेजो करो, देखो पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो। यदि दिमाग सुस्त रहा तो नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़। बढ़िया समझो, पहले बेसिक समझो। देखो म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल, अब देखो पहले तुम लोग को बताता हूँ कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और शेयर क्या होता है। अब शेयर समझो, छोड़ दो बाबू, इधर ध्यान दो, समझो थोड़ा बुद्धि तो होगा ना तुम्हारा भी, समझो अच्छे से। शेयर देखो कैसे मोबिलाइज किया जाता है। जैसे मान लो कंपनी को यदि पैसा मोबिलाइज करना है, कंपनी को, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसको पैसा मोबिलाइज करना है क्योंकि उसको पैसा खर्च करना है बहुत जगह पे, ऑपरेशन को बढ़ाना है, तो 2 तरीके से पैसा मोबिलाइज कर सकता है। ये तो अपना शेयर बेच सकता है, वो कंपनी का शेयर होगा ना, 1%, 2%, 3%, 4%, तो शेयर बेच दिया। और जैसे हम पब्लिक है तो हम खरीद लिए, तो हम भी शेयर होल्डर हो गए। जितना कंपनी ग्रोथ होगा उतना हमारा भी ग्रोथ होगा क्योंकि हम शेयर होल्डर है। जितना कंपनी सिंक होगा, डूबेगा, उतना हम डूबेंगे। तो शेयर खरीदने वाला चीज़ बहुत ही रिस्की है। इसलिए स्टूडेंट जो 60 साल प्लस उम्र के लोग होते हैं वो शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो यूथ वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इस बात को समझना होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये तो हो गया शेयर, यानी कि मार्केट को आपको मोबिलाइज करना है, यानी कि आपको पैसा लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, एक शेयर को इशू करके। अब दूसरा है बॉन्ड इशू। अब बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में अंतर समझो। जनरली जो भारत सरकार जो जारी करती है दस्तावेज, जैसे सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल हो गया, है ना, यानी कि कॉमर्शियल पेपर हो गया, या फिर सिंपल समझो ना, एक कागज़ हो गया, एक डॉक्यूमेंट्स हो गया,
तो भारत सरकार यदि कोई भी इशू करती है तो उसको बॉन्ड कहते हैं। भारत सरकार इशू की बॉन्ड अपना, ठीक है, उसके बाद लोग खरीदेंगे, यानी सिंपल कागज है, लोग खरीदेंगे, लोग पैसा देंगे, भारत सरकार को पैसा आएगा और उसमें इंटरेस्ट फिक्स रहेगा कि 4% 5%। जनरली जो सरकार जो बॉन्ड देता है उसमें इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि रिटर्न्स तो गारंटी है ना। सरकार ने बॉन्ड इशू किया तो सॉवरेन बॉन्ड है ना, सरकार को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता है। आजकल जो करेंसी देखते हो उसमें है ना गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ना तो नहीं बोल सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सरकार का तो अपना ही एक एज रहता है सॉवरेन पावर की वजह से। तो ये हो गया बॉन्ड। तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू करके पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट देखो, कंपनी भी क्या कर सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है और पैसा मोबिलाइज कर सकता है। हाँ, सरकार या कंपनी के पास दोनों उपलब्ध है कि आप शेयर को भी बेच सकते हो या फिर आप बॉन्ड को भी इशू कर सकते हो। जो कंपनी जनरली जो बॉन्ड इशू करती है उसको डिवेंचर कहते हैं, समझे, डिवेंचर कहते हैं। कंपनी जो इशू करती है वो बॉन्ड ही है, कुछ नहीं, डिवेंचर कहा जाता है उसको। इसमें क्या, चूंकि कंपनी उतना सॉवरेन पावर तो नहीं है, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मानो कंपनी डिफॉल्ट हो गया तब क्या होगा, फिर तब तो आपका डूब जाएगा वो डिवेंचर, यानी कि वो आपका बॉन्ड ही समझो, बॉन्ड और डिवेंचर सेम ही है। कंपनी जो इशू करती है उसको डिवेंचर कहते हैं, तो उसको बॉन्ड भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कंपनी जो डिवेंचर इशू की इक्वल टू बॉन्ड जो इशू की है, तो उसमें जो आपका रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। किसी चीज़ में रिस्क ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए नॉर्मली वो 12% 10% दे रहा होता है। मगर सरकार जो बॉन्ड इशू करती है उसमें 4-5% देती है, 6% तक अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया ना। अब देखो हमारा जो बॉन्ड मार्केट है, आप शेयर मार्केट समझ गए, अब बॉन्ड मार्केट समझ गए। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड समझो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। हाँ, तुम लोग देखते हो ना, टीवी में आता है ना प्रचार, सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, दुनिया भर का चीज़। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है स्टूडेंट की, जो क्वालिफाइड जो होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हारे और मेरे जैसा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसा पुल अप करते हैं, पैसा पुल अप कर। क्योंकि हमारा दिमाग नहीं है कि हम शेयर मार्केट में लगा सके या बॉन्ड मार्केट में लगा सके या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में लगा सके। तीनों जगह लगाया जा सकता है। जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा कलेक्ट होता है वो आप तीनों जगह लगा सकते हैं। या तो आप बॉन्ड मार्केट में खर्च कर सकते हैं, या आप शेयर मार्केट में खर्च कर सकते हैं, या हाइब्रिड में। हाइब्रिड मतलब दोनों का ही कम्बिनेशन हो, 5% ये 15% ये 85% ये, इस तरह का कम्बिनेशन हाइब्रिड। जब हम पैसा दे रहे होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हम अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारा पैसा आप लगा दीजिएगा शेयर में, या हम पैसा दे रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड को कि शेयर में नहीं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में लगा दीजिएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड में नहीं, हमारा उसमें बॉन्ड में लगा दीजिएगा। ये हमको पूरा अधिकार है और हमारा पैसा पुल अप करता है म्यूचुअल फंड। बात समझे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, शेयर के लिए अच्छा ही पैसा पुल हो रहा है, मगर जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो बॉन्ड मार्केट है उसके लिए उसके देखो उसके लिए प्रॉब्लम है। अब कैसे प्रॉब्लम ये भी समझो, अब समझो इसका फंडामेंटल समझो, बेसिक समझो। अब देखो शेयर मार्केट हमारे कंट्री में वेल इस्टाब्लिश्ड है। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि मान लो कि भारत सरकार का या फिर कोई कंपनी का, चलो कोई कंपनी का हम शेयर खरीदे, तो कोई कंपनी का शेयर खरीदे तो प्राइमरी मार्केट हुआ, झट से फर्स्ट जहाँ से आप खरीदारी किए उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसने बॉन्ड जारी किया, वो डिवेंचर जारी किया, उसका हम खरीद लिए ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी शेयर मार्केट का तभी, यानी कि शेयर का तभी फ्लेक्सिबिलिटी माना जाएगा जब वो हम बेच भी सके, क्योंकि हमको पैसा का ज़रूरत है, हम खरीदे तो हम बेच देंगे। तो बेचना कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब आप खरीद लिए ना पहले, आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, डेट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर के साथ ये है फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉन्ड के साथ ये नहीं है। ये तुम बॉन्ड खरीदोगे ना तो तुम बॉन्ड बेचना मुश्किल है, उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, झट से खरीदेगा नहीं। और दूसरी बात है कि बॉन्ड इतना बिकता भी नहीं है। जैसे भारत सरकार लेट से बॉन्ड जारी करती है, अब समझो कि रियलिटी में हो क्या रहा है, ये बात समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अब लेट से भारत सरकार बॉन्ड जारी कर रही है, तो भारत सरकार जब जारी करती है तो उसमें क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन कहना सही होगा, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वो खरीद लेते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी खरीद लेगा, बैंक खरीद लेगा, LIC खरीद लेगा भारत सरकार का बॉन्ड और पैसा दे देगा। सिमिलरली स्टूडेंट, जब कोई प्राइवेट कंपनी जब अपना बॉन्ड को इशू करे यानी कि डिवेंचर को इशू करे, तो उस समय जो खरीदने वाला होगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। बताए थे ना हमारे कंट्री में प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर बात होता है, यानी कि लगभग 60 से 65% जो खरीदता है वो प्राइवेट ही खरीदता है। यानी कि अब इसको भी खरीदने वाला SBI वाला बैंक आ गया, इसको भी खरीदने वाला तुम्हारा खुद दूसरा बड़ा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वाला आ गया, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने आप में।
बात समझे। और तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी खरीदता ही नहीं है रिलायंस जियो का, जो रिलायंस का तुम्हारा बॉन्ड है। तो कहने आप देखो जब खरीदता नहीं है तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका लिक्विडिटी नहीं है ज़्यादा, यानी कि तुम सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को जल्दी बेच नहीं सकते, तुमको बहुत वेट करना पड़ता है। बट शेयर मार्केट देखो, ये सेकेंडरी मार्केट इसका वेल डेवलप्ड है। अब जब भी आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप झट से वो शेयर आपका है ना, वो आप बेच के निकल सकते हो आगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड का बॉन्ड मार्केट वाला जो हिस्सा है वो है तो बहुत बड़ा रकम है, उसमें ढेर सारा पैसा है, मगर लिक्विडिटी क्राइसिस है, पैसा मोबिलाइज नहीं होता है सेकेंडरी मार्केट में, उसको जल्दी से झट से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो भारत सरकार जो प्रयास कर रही है विद द हेल्प ऑफ सेबी, ये यही प्रयास कर रही है कि अलग से एक फंड होना चाहिए। बात समझिए, एक अलग से फंड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, एक डेडिकेटेड फंड होगा। अब यदि खरीदना है, किसी कॉर्पोरेट्स का खरीदना है, तो कॉर्पोरेट से कोई खरीदने के लिए आया नहीं, तो उस फंड से उतना पैसा कॉर्पोरेट को चला गया, वो तुम्हारा वो जो पेपर है, बॉन्ड है, वो उधर चला गया। क्योंकि इससे जो मार्केट डिसलोकेशन है, मार्केट डिसलोकेशन का मतलब क्या कि अभी मार्केट क्राइसिस सिचुएशन में है, अभी है ना, लिक्विडिटी नहीं है तो क्राइसिस सिचुएशन में है। वो क्राइसिस सिचुएशन को झेलने के लिए सब चीज़ किया जाता है ताकि लिक्विडिटी आ सके तुम्हारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो। होप सो समझ में आया होगा, दिमाग काम किया होगा थोड़ा बहुत, समझ में आ गया ना। चलो आप समझो, अब डेप्थ में समझ में आ गया सब चीज़। देखो डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट अभी भी हमारा डिपेंड नहीं हुआ, समझ गए ना क्यों डिपेंड नहीं हुआ, बता चुके हैं ना स्टूडेंट। देखो डेप्ट म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में हाँ जंप किए हैं, बढ़े हैं, एसेट के रूप में देखो तो बहुत ज़्यादा है, 15 लाख करोड़ का है जून 2023 तक। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक जो बॉन्ड मार्केट है वो अभी भी डिपेंड नहीं हुआ है, लिक्विडिटी का अभी भी क्राइसिस है। बोले ना सेकेंडरी मार्केट में नहीं बिक सकता है ये, बट शेयर मार्केट वेल इस्टेब्लिश्ड है हमारा। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है बच्चे लोग, सभी आ सकते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर वाला चीज़ भी हो सकता है, डेप्ट वाला भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। जो हम बात करें वो डेप्ट म्यूचुअल फंड का बात करें, यानी कि बॉन्ड मार्केट का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो इवन बेस्ट ऑफ टाइम देखो ज़्यादातर क्या होता है, लिक्विडिटी जो तुम्हारा गवर्नमेंट PSUs और जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो है बॉन्ड उसी में रहता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया तो खरीदने वाला कौन होता है, सेबी होता है, सेबी बोले LIC होता है, बैंक होता है, तो कॉमन आदमी नहीं खरीद पाता है। सिमिलरली जब एक कंपनी कोई इशू करती है, जैसे मान लो कि AA बॉन्ड इशू किए कोई कंपनी, अच्छा कंपनी, तो उसको भी खरीदने वाला प्राइवेट प्लेसमेंट ही है, तो ये नहीं पहुंच पाया। एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर तुम्हारे यहाँ जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं पहुंच पाया। तो क्वाइट ऑफन देखो वही बात होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट फेस लिक्विडिटी इश्यूज, समझिए उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती क्योंकि इंडिविजुअल कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा जो बॉन्ड मार्केट का डेवलपमेंट है वो स्टिल प्रोग्रेस में है, उतना डिपेंड नहीं हुआ। अब तुम खुद देखो कि यदि बॉन्ड मार्केट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि पेपर आप इशू कर रहे हो, पैसा आ गया, तब जो हमारा जो यूनिवर्सल बैंक है ना, हमारा SBI है, ICICI बैंक है, उसके ऊपर कम बर्डन पड़ेगा। क्योंकि देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का बात आएगा तो उसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। आज हम प्रोजेक्ट के लिए दिए तो 20 साल बाद रिटर्न्स आता है। एक हाईवे बनने में बहुत टाइम लगता है, 20 साल 25 साल लगता है। तब तक तो जो SBI बैंक पैसा दिया है, मान लो कि SBI बैंक ने 100 करोड़ रुपया दिया हाईवे बनने के लिए, तो 25 साल 30 साल बाद आएगा या 10-15 साल बाद आएगा, तब तक तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा। और यदि बॉन्ड मार्केट ठीक से डिपेंड हो जाए तो SBI का जो पैसा रहेगा वो अपने ही काम करेगा, जो इन्वेस्टर लोग को देगा, छोटे छोटे वाले इन्वेस्टर जिसका 1 साल 1.5 साल वाला होगा, तो कम से कम बच पाएगा ना। तो इसलिए स्टूडेंट हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट डिपेंड होना चाहिए। इसी के लिए अलग से हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से हम DFI बनाए थे ना, NABID जो आया था, NABID वाला बिल बताए थे ना, जिसमें भारत सरकार बैक स्टॉप अरेंजमेंट भी दे रही थी, कंटीजेंट लाइबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आया था, FRBM एक्ट भी आया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तुम लोग को। तो ये समझ गए ये वाला इशू। आगे देखो, तो जो लिक्विडिटी क्राइसिस है डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में, उसी चीज़ को पूर्ति करने के लिए, बॉन्ड मार्केट को और डिपेंड करने के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और सेबी ने एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन लाया है, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लाया है। किस फॉर्म में? एक बॉन्ड के फॉर्म में, फंड के फॉर्म में। ये फंड का नाम क्या होगा स्टूडेंट? कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। यानी कि कॉर्पोरेट डेप्ट मतलब कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड इशू कर रहा है तो खरीदने वाला नहीं ना है, और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है ना कॉर्पोरेट को, ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम खत्म कर देगा ये फंड। कहने का मतलब ये है, देखो नाम से ही पता चल जाता है। इसमें देखो जब मार्केट डिसलोकेशन होगा, तुम लोग को बच्चे लोग तुम लोग को पेजेस क्लब करके भेजे भी है अलग से। मार्केट डिसलोकेशन का मतलब है कि जब मार्केट स्ट्रेसफुल कंडीशन में, लिक्विडिटी ठीक से नहीं है, तो लिक्विडिटी देना होगा।
तो मान लो कि मार्केट डिसलोकेशन है, वहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मार्केट ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिक्विडिटी का जो आदान प्रदान होना चाहिए वो मिसिंग है, तो उस समय स्टूडेंट क्या होगा कि दिस फंड विल बाय अप कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये जो फंड है ना CDMDF, ये फंड क्या करेगा, तुम्हारा कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदेगा। कहाँ से? म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तीनों टाइप का रहेगा, वहाँ पे शेयर भी रहेगा, हाइब्रिड भी रहेगा, और तुम्हारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा ना, बॉन्ड वाला भी रहेगा। तो क्योंकि बॉन्ड में प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का, बाकी शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिड छोटा है, तो क्या करेगा ये फंड, क्या करेगा, फंड वो वाला खरीदेगा, कॉर्पोरेट वाला खरीद के अपने अंदर रख लेगा, पैसा लिक्विडिटी दे देगा वहाँ पे, कॉर्पोरेट को पैसा मिल जाएगा, कॉर्पोरेट हो गया खुश, तो कॉर्पोरेट को लिक्विडिटी मिल जाएगा। ये है कहने का मतलब। आर यू गेटिंग? कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो ना तुम लोग? अब देखो कैसे इनिशियल कॉर्पोरेट कितना होगा, इसमें CDMDF में कितना पैसा होगा, शुरुआत का पैसा कितना होगा, कई फंड है बहुत होना चाहिए। तो इसमें बताया कि जो भी डेप्ट स्कीम्स है, जो भी आपका ये स्कीम्स वगैरह है, डेप्ट मतलब बॉन्ड वाला है ना, इसमें कम से कम 0.25% ऑफ देयर एसेट इन CDI, यानी कि कम से कम 0.25% एसेट होना चाहिए इसके अंदर। कहने का मतलब क्या कि जितने भी डेप्ट स्कीम्स होगा, अब बहुत देखो डेप्ट स्कीम बहुत होता है, बॉन्ड मार्केट और दुनिया भर का, वो फिगर में भेज दिए हैं तुम लोग को ना, बहुत तरह का होता है। तो जितना भी टोटल वैल्यूएशन होगा ना, जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ है, डेप्ट का इतना मार्केट हो सकता है, उसका 0.25% कहाँ डाल दिए, इसमें डाल दिए, फंड में डाल दिए। समझे? कहने का मतलब ये है। और जबकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जानते हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी, यानी कि जो मान लो कि बैड लोन्स हो गया जिसका, उसको देखने के लिए एक कंपनी होता है ना, बैड लोन्स को देखने के लिए, तो एसेट मैनेज कंपनी कितना डालेगा इसमें, 0.02% डालेगा अपना पैसा, ताकि एज अ सिक्योरिटी के रूप में फंड में रहे वो, अब बाद में टेक केयर करेगा लिक्विडिटी का। ये समझ गए ना? हाँ, ये इसलिए प्रोविजन डाले हैं स्टूडेंट 0.25% और 0.02%, ताकि तुम्हारा स्किन इन द गेम बने रहे, यानी कि तुम्हारा लाचार ना हो, वो भी एक सक्षम हो कि फंड है और फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने के लिए, और कॉर्पोरेट को फ़ायदा हो, जो भी बॉन्ड मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस वो खत्म हो सके, इसलिए ये किया जा रहा है। समझे? आगे देखो, अब इसमें देखो सेंटर कितना गारंटी देगी। अब मान लो किसी को लॉस हो गया, लॉस होने का चांस है ना, लॉस हो गया लेट्स से, जैसे एग्जांपल देखो, अब जैसे तुम लोग याद करो नेविड में भी बोला था ना, भारत सरकार ने बैक स्टॉप अरेंजमेंट किया है, तो FRBM एक्ट के हिसाब से क्या था कि आप इसी कंटीजेंट लाइबिलिटी होना चाहिए तो 0.5% होना चाहिए। अभी प्रेजेंट देखोगे तो कितना है, 2 से 3% ऑफ GDP है, यानी कि देखो बच्चे लोग, बुढ़बक बच्चे लोग, इधर देखो, ध्यान दो इधर, समझो तुम लोग नहीं पढ़े हो इकोनॉमिक्स का, मैं ध्यान दो ना इधर, आखिर बाद में पढ़ना ही है सभी चीज़। अब यहाँ पे समझो कि मान लो कि अब कोई तरह का फेल कर गया, जैसे इसमें पार्टिसिपेशन करेगा, कहीं पैसा का क्राइसिस आ गया, तो भारत सरकार बोल रही है कि हम 30,000 करोड़ तक हम गच लेंगे, कहीं पे भी क्राइसिस आ गया 30,000 आई विल गिव, ठीक है। और ये सेम चीज़ तुम्हारा नेविड में भी था, तो बार बार तो ऊपर से बताया ही जाता था कि FRBM एक्ट के हिसाब से आप केवल 0.5% ऑफ GDP ही कंटीजेंट लाइबिलिटी के रूप में यूज़ करो, मत चूँकि भारत सरकार ने इन दिनों इतना स्कीम्स लाया है और उसमें खाली बैक स्टॉप अरेंजमेंट, कुछ भी हो जाएगा तो हम बड़ा भाई बैठे हुए हम तुमको देंगे, तो इसके वजह से लगभग 2 से 3% GDP का हो गया, जो कि अच्छा नहीं है FRBM एक्ट के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें वही बोला कि सेंटर ने गारंटी लिए कोई भी लॉस हो जाए, इस फंड को लॉस हो जाए, इस फंड को लॉस हो सकता है ना स्टूडेंट, इस फंड से आपने दिया पैसा, इस फंड में इनिशियल कॉर्पस कैसे आया तो वो भी जान रहे हो तुम, 0.25% उधर से, 0.02% तुम्हारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, वहाँ से इसमें रखा जाएगा। तो मान लो कि इस कंपनी को कहीं लॉस हो गया, ठीक है, यानी कि फंड तुम्हारा नुकसान हो गया, तो 30,000 करोड़ तक तुम्हारा गच्छेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे। मगर ये हैरानी की बात है कि 30,000 करोड़ तक भी बाबू ज़्यादा नहीं होने वाला है, ये केवल 3% होगा पूरा एसेट का, यानी कि अभी भी इतना भी गचने के बाद भी केवल 3% ही है टोटल, यानी कि बहुत कम है। बात समझे? अब दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि बैक स्टॉप अरेंजमेंट जो भारत सरकार ने दिया है, तो ऑथर जो लिखते हैं, इकोनॉमिक्स जो लिखते हैं, हो सकता है सब मुँह उठा के सब बैक स्टॉप अरेंजमेंट की तरफ ही चल जाएगा, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो एक तरह से ना एक परंपरा फिर क्रिएट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो वही बोला कि रिस्क दैट सम AMC एसेट मैनेज कंपनी विल टेक फ्रीक्वेंट रिकॉर्ड्स टू द बैक स्टॉप, समझ लो ना, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो बार बार तुम्हारा यही जरिया फिर अपनाएगा, एंड वेल अदर्स विथ लेस रिस्की स्ट्रेटेजी स्टे अवे, यानी कि बाकी जो होगा वो तुम्हारा हट जाएगा, तो गलत रिजल्ट भी हो सकता है। और देखो दूसरी बात ये है
कि यूनिफॉर्म नहीं देना चाहिए। जो भारत सरकार बोली ना कि 30,000 करोड़ तक हम दे सकते हैं, ये सब के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट डिसलोकेशन थोड़ी है कि हर समय सेम ही होगा, और अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए मार्केट डिसलोकेशन भी अलग है। किसी को कम का जरूरत होगा, किसी को बहुत ज़्यादा जरूरत होगा। तो भारत सरकार ने जो बोला है कि हम 30,000 करोड़ तक देंगे, ये सब के लिए नहीं होना चाहिए, ये देख देख के होना चाहिए। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट डिसलोकेशन। तो मार्केट डिसलोकेशन का पहले तो डेफिनेशन तय करना होगा सेबी को कि मार्केट डिसलोकेशन मतलब क्या होता है, किस कंपनी को कितना पैसा की जरूरत है। बात समझे? वही बोल रहा है कि यूनिफॉर्म जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो ना, ये रिप्लेस होना चाहिए डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन से, यानी किसी को कम दिए किसी को ज़्यादा दिए इस तरह, नहीं तो फिर यूनिफॉर्मिटी ठीक नहीं है, सब कंपनी फिर बराबर क्लेम करेगा, तो ये दिक्कत है, भारत सरकार का ही नुकसान होगा और कंटीजेंट लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा और जीडीपी में तुम्हारा डिफिसिट होगा। आर यू गेटिंग में? समझ रहे हो ना? तो बैक स्टॉप जो अरेंजमेंट है बच्चे लोग, ठीक है, ये तुम्हारा वन टाइम सोल्यूशन हो सकता है, मगर लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बॉन्ड मार्केट को डिपेंड करना है। तो बॉन्ड मार्केट को डिपेंड करने में भारत सरकार का शुरुआत में लग सकता है मेहनत, मगर तुम सोचोगे कि यही कंटिन्यू कर दें तो ऐसे नहीं होने वाला है। शुरू में देखो, शुरू में बच्चे लोग को खेलना सिखाया जाता है ना, बाद में बड़ा हुआ तो उसको छोड़ दो। तो वही बोला कि ये बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं हो सकता, वन टाइम सोल्यूशन हो सकता है। आगे देखो, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न देखो, क्रिटिक्स ने क्या फ्लैग किया कि मार्केट डिसलोकेशन क्या होना चाहिए, ये बोन ऑफ कंटेंशन है। तो मार्केट डिसलोकेशन हो सकता है कि अलग अलग कॉर्पोरेट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सेबी इस चीज़ को लेके आए, अब क्लियर कट पैरामीटर्स डिसाइड करें कि मार्केट डिसलोकेशन क्या होता है, यानी कि क्या स्ट्रेसफुल कंडीशन है मार्केट में और कौन सा कंपनी के लिए क्या ये मानदंड रखेगा, तो वो सेबी डिसाइड करे। एग्जाम्पल तुम खुद देखो कि अप्रैल 2020 में है ना, एक फ्रैंकलिन टेम्पलेट, इसने कहा कि मार्केट डिसलोकेशन हो गया इसकी वजह से, क्योंकि इसमें 6 डेप्ट स्कीम प्रॉब्लम में आ गया था, और जबकि दूसरा जो एएमसी था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या, मार्केट डिसलोकेशन केवल तुम्हारा फ्रैंकलिन वाला एएमसी को हुआ है, इसको नहीं हुआ है। तो यही नहीं कि सब कंपनी जो सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबको सिमिलर सिचुएशन हो। तो इसलिए सेबी को क्लियर गाइडलाइंस के साथ आना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट एएमसी, डिफरेंट कंपनीज। कि कॉर्पोरेट के लिए ही आया ना, समझ गए ना? देखो, नॉट ओनली म्यूचुअल, देखो केवल म्यूचुअल फंड नहीं, अभी तो म्यूचुअल फंड में हम टारगेट कर रहे हैं, है ना, वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में। इनफैक्ट हमारे देश में और भी बहुत सारा जगह पे दिक्कत है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में दिक्कत है, चाहे वो पेंशन फंड का बात हो, चाहे वो कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज का बात हो, चाहे इंश्योरेंस का बात हो, वहाँ पे भी इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो आपने बस अभी म्यूचुअल फंड को टारगेट किया है, आने वाले समय में आपको और भी दिशा में टारगेट करना होगा। और ये जो भी आपका सोल्यूशन है ना, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेके आना होगा और डिपेंड, मार्केट को डिपेंड करना होगा। मार्केट खुद ही डिपेंड करेगा तो ज़्यादा बेटर है। सरकार कितना प्रयास करेगी, समझ में आ गया ना? ये खत्म, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है ना। एक बार में तो कल हमको कुछ नहीं समझ में आया था, हम बोले ये कैसा आ गया, ठीक है, तो बहुत डिकोड किए हैं, काटे हैं इसको, छांटे हैं, बहुत टाइम लगा है इसको समझने में। देखो, GS पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हिंदू पेपर में 2 अगस्त में आया था, ठीक है। देखो, वही अस्पेटम है तुम्हारा, अस्पेटम बोलते हैं उसको। अब देखो, इसमें WHO ने रिसेंटली बोला है कि हो सकता है कि अस्पेटम जो है तुम्हारा कार्सोजेनिक हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। देखो, WHO ने बोला है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो यूज़ करते हैं वही अस्पेटम है। फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया आता है ना, फूड इंडस्ट्री में देखो ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पोटेंशियली हो सकता है, कॉज गारंटी नहीं है, पोटेंशियली मतलब ये रखता है क्षमता। अब देखो बच्चे लोग, जो अस्पेटम जो है ना, ये नॉन सैचराइड स्वीटनर है। क्या होता है सैचराइड? सैचराइड का मतलब देखो, नेचुरल सैचराइड क्या होता है, ये ग्लूकोज, ये जो तुम्हारा लैक्टोज वगैरह होता है ना, ग्लूकोज, ये चीनी है तुम्हारा, ये नेचुरल है। शुगर कैन का जो सुक्रोज कहते हैं जिसको, सुक्रोज, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मगर ये क्या है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, भाई यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ ध्यान दो अच्छे से। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो ये आर्टिफिशियल ही है, नेचुरल नहीं है। जैसे अभी हम जो चीनी खाते हैं ना, वो नेचुरल है तुम्हारा, ठीक है, वो सुक्रोज से आया है, वो मीठा आता है। बट ये जो आर्टिफिशियल है उससे भी ज़्यादा मीठा होता है, 200 टाइम ज़्यादा मीठा होता है। नहीं, कितना गंदा होता है ये, सोचो तो, 200 टाइम ज़्यादा तुम्हारा स्वीट है एज कम्पेयर टू नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर वही सुक्रोज है, तो इतना खतरनाक होता है। इसलिए देखो, इसको फूड और बिवरेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है,
कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना बच्चे लोग, मीठा मीठा लगता है ना, सब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर अस्पार्टम का ही यूज़ किया जाता है। तो ये WHO बोल रहा है कैंसर उनसर हो जाएगा, समझे, इसलिए आया है। जो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, देखो शुगर फ्री डाइट, देखो शुगर, आप शुगर यूज़ नहीं करोगे, जिसके बदले में तुम्हारा ये अस्पार्टम यूज़ कर दिया इसको, हालांकि स्वीटनर है ये बट नेचुरल नहीं है, तो शुगर तो नेचुरल है ना, उसको रिप्लेस करके ये बना है। तो देखो डाइट सोडा जो होता है उसमें यूज़ किया जा रहा है। आइस टी देखते हो ना, टी रहता है पूरा आइस रहता है भरा हुआ, आइसक्रीम हो गया है ना, लो फैट योगर्ट वही पीने वाला होता है, सीरियल्स हो गया, या च्यूएबल विटामिन को जो च्यूई करने होता है ना, च्यूइंगम की तरह होता है, तो उसमें भी अस्पार्टम का यूज़ होता है स्टूडेंट। हाँ, हमें जो अस्पार्टम का जो यूज़ करना चाहिए बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, कम मात्रा में यूज़ करोगे तो उतना घातक नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल समझो, जो AIRC, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, है ना, इसने पता किया है, ठीक है ना, और ये जो एक संस्था है कह सकते हो, हाँ, ये WHO ने इस्टाब्लिश किया था 1965 में। इसका काम है कि कैंसर क्या क्या चीज़ से होता है उसके ऊपर अध्ययन करना, ठीक है। तो इसने अध्ययन किया है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को इसने चिन्हित किया है कि हो सकता है यहाँ पे कार्सिनोजेनिक वाला इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस आधार पे ARC ने क्या किया, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया। ग्रेड 1, इसका मतलब ये यदि कंज्यूम करता है ह्यूमन बींग तो पक्का गारंटी कार्सिनोजेनिक हो सकता है। एग्जाम्पल समझो, स्मोकिंग हो गया, एस्बेस्टोस, जानते हो ना एस्बेस्टोस, जो फाइबर्स होता है, जैसे रिसेंट टाइम आया था ना जॉनसन एंड जॉनसन का जो इशू हुआ था, जो एस्बेस्टोस है वो मिक्स हो गया था ना तुम्हारा पाउडर के साथ, जॉनसन पाउडर के साथ, इसलिए कई लोग कैंसर से पीड़ित हो गए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उसके ऊपर हर जना भुगतना पड़ा था ना जॉनसन एंड जॉनसन को। मैं पहले बात किए थे, एस्बेस्टोस हो गया, ये फाइबर होता है, सिलिकस फाइबर्स होता है, बहुत खतरनाक होता है। इंडस्ट्री में जो काम करते हैं एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में ना, उसको भी कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, समझे ना। तो स्मोकिंग देखो, स्मोकिंग डायरेक्ट लिखा होता है ना, स्मोकिंग कजेस कैंसर, देखो ये ग्रेड 1 सब्सटेंसेस। या प्रोसेस मीट, बहुत ज़्यादा तुम मीट को ना तेल में छाँक रहे हो, बहुत ज़्यादा हद, तो उससे भी तुम्हारा कैंसर होने का चांस हजार्ड बहुत ज़्यादा है, कैंसर हजार्ड होने का, समझे। आगे देखो, ग्रेड 2 सब्सटेंसेस को 2 भाग में तोड़ दिया है, ग्रेड 2A एंड ग्रेड 2B। क्यों तोड़ा है तो समझो, ये सब एजेंट से हो सकता है कार्सिनोजेनिक हो सकता है, अभी डेटा उतना नहीं है। हाँ, एनिमल में पाया गया है कि यदि एनिमल कंज्यूम करे ये सब सब्सटेंसेस को जो तुम्हारा ग्रेड 2 आने के अंदर आएगा, तो एनिमल में तो कैंसर हो जाता है, बट ह्यूमन बींग में कितना कैंसर होगा इस चीज़ को लेके डेटा उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, रिसर्च चल रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, रेड मीट, जो रेड मीट होता है ना, जैसे रेड मीट जानते हो ना, हाँ, नहीं लैब ग्रोन मीट नहीं होगा, रेड मीट मतलब, अरे तो फिगर देखो समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर लिपा जाता है ना, मीट के ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे देखते हो ना कि जो तुम्हारा ये भुट करके देता है, हाँ, वो नहीं है, मीट का मतलब होता है, देखो समझो, यहाँ पे समझो, नहीं समझ में आएगा, देखो रेड मीट का मतलब पूरा भून दिए उसको, है ना, आग में पूरा भून दिए हो, उसको चला रहे हो, तो रेड मीट DDT पेस्टिसाइड से भी हो सकता है। या फिर रात भर जो काम कर रहे हो, नाइट शिफ्ट में भी काम करने से हो सकता है 2A कैटेगरी में आए। अब 2A कैटेगरी आने का मतलब ये नहीं कि कैंसर हो ही जाएगा आपको, अभी तक कोई डेटा नहीं है कि कैंसर होगा, बट एनिमल में कैंसर हो रहा है ये सब की वजह से, इस एजेंट्स की वजह से, बट ह्यूमन में पॉसिबिलिटी है, बट डेटा उतना अवेलेबल नहीं है। ग्रेड 2B देखो, ये AIRC का बताया ना ऊपर बच्चे लोग, AIRC का कैटेगराइजेशन है। 2B क्या है देखो, कि हाँ ये भी संभावना है कि ह्यूमन को होगा, हाँ, मगर अभी तुम्हारा एनिमल्स के ऊपर भी उतना नहीं पाया गया एविडेंस कि एनिमल्स को भी हो रहा है ये कंज्यूम करने की वजह से, और इंसान को भी। पहले 2A में क्या था कि एनिमल्स को हो रहा है और इंसान में संभावना है, इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी है, बट अभी तक एनिमल को भी नहीं हुआ है और इधर भी नहीं हुआ है, उतना डेटा नहीं आया है, तो डेटा बहुत कम है इसमें। जैसे एग्जांपल देखो, सेलफोन रेडिएशन, सेलफोन देखो ज़्यादा यूज़ करोगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें 2B में रखा गया, मतलब साक्ष्य नहीं मिला है इसका। ये था ना कि 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो कैंसर वगैरह हो जाएगा, बहुत चल रहा था ना, मैं इसका भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया, तो वही 2B में ही है। या फिर तुम्हारा हेयर ड्रेसर का, जो बार्बर होता है ना काम करने वाला, तो बार्बर भी यदि काम करे तो उसको भी इस कैटेगरी में आ सकता है, इस तरह काम से, आप समझे। देखो लिमिटेड एविडेंस फ्रॉम एनिमल, देखो अभी बहुत कम डेटा पाया गया एनिमल और ह्यूमन स्टडीज़ पे, ठीक है। एस्पार्टम का भी बहुत कम पाया, इसलिए एस्पार्टम को भी बच्चे लोग ग्रेड 2B के नीचे ही रखा गया है, क्योंकि श्योर शॉट नहीं है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल समझो ना, हो सकता है। आगे देखो, हाँ, आगे तुम्हारा ग्रेड 3 सब्सटेंसेस है। अब ग्रेड 3 सब्सटेंसेस क्या है, तुम्हारा एजेंट जो कि कार्सिनोजेनिक नहीं है, क्योंकि इस पर कोई डेटा ही नहीं आया है,
समझे। ये डेटा भी, ये तो बहुत लिमिटेड डेटा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी उतना तगड़ा नहीं हुआ, जैसे कॉफ़ी, मरकुरी, पैरासीटामोल, ये बहुत ज़्यादा खाने से हो सकता है आप ग्रेड 3 सब्सटेंस, यानी कि संभावना है बट कोई डेटा आधार नहीं है इसका, समझ गए ना। तो हाँ स्टूडेंट, हमें ये भी समझना होगा कि हजार्ड और रिस्क में भी अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। AIARC जो WHO ने बनाया था ना स्टूडेंट, है ना, ये कैंसर है कि नहीं है प्रोडक्ट पे चेक करो, तो इस ग्रेडिंग सिस्टम ने ये कहा है कि हजार्ड विथ यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कार्सिनोजेनिक होने का, कैंसर होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो उस पर चेक करेगा। हाँ, इट डज नॉट मेजर द रिस्क ऑफ कैंसर, कितना होगा उससे मेजर नहीं है, क्या चीज़ से कैंसर हो सकता है उसको, वो हजार्ड है। कितना होगा कैंसर उससे मतलब नहीं है, क्या क्या चीज़ से संभावना है उस पर काम होता है। हजार्ड का मतलब सोर्स ऑफ हार्म, कहाँ से हार्म हो सकता है, जबकि रिस्क का मतलब क्या है कि चांस डेट यू विल बी हार्म बाय डेट हजार्ड, यानी कि रिस्क मतलब उस हजार्ड से कितना आपको रिस्क हो सकता है, कितना आप कॉज हो सकता है, दोनों का डिफरेंस समझो। हजार्ड का मतलब क्या है, हार्म, क्या क्या चीज़ से हमें हार्म हो सकता है, अजय नहीं कि उसी से हार्म होगा ही होगा। और रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब हुआ आपका चांस जो कि आप हो रहे हो, आप हार्म्ड हो रहे हो, तो उसे क्या चीज़ हो सकता है कैंसर हो सकता है कि बॉडी खराब हो सकता है, दैट्स अ रिस्क। तो IRC का जो काम है बच्चे लोग, ये क्या है तुम्हारा, ये बताना कि सब्सटेंसेस जो भी है डेटा के आधार पे बताना कि कौन सा सब्सटेंसेस पास क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको हम कार्सिनोजेनिक घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वही सभी चीज़ बताया गया है। आगे देखो, हाँ एक दूसरा एक्सपर्ट रिपोर्ट भी बना था एस्पेटम पे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एंड WHO जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, ये दोनों मिलकर किए थे, हाँ सेपरेटली किए थे दोनों ही। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जानते हो ना, ये बहुत फेमस है, फूड एंड एग्रीकल्चर FAO जानते हो, बहुत फेमस है, इसने भी अलग से एक्सपेरिमेंट किया था। और ये भी तुम्हारा WHO जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव इसने भी किया था, इसने इवेल्युएट किया है तुम्हारा कि हाँ एस्पेटम से ना हो सकता है, रिस्क है कैंसर डेवलप्ड होने का, समझे। एग्जाम्पल देखो, यदि ह्यूमन बींग कंज्यूम कर रहा है तो कितना होना चाहिए लिमिट तुम्हारा, 40 मिलीग्राम पर केजी होना चाहिए, 1 केजी में 40 मिलीग्राम ही होना चाहिए। मगर देखो जो कैन वाला जो आता है ना, जो पी जाते हो ना खोल के ठंडा, मतलब कोक वाला ऐसे करके पी जाते हो ना, उसमें देखो 200 से लेकर 300 mg एस्पेटम होता है, तो लिमिट से ऊपर हो गया ना स्टूडेंट, इसलिए कोल्ड ड्रिंक सब बहुत कम कंज्यूम करो, लेस कंज्यूम करो इसको, समझ गए ना। तो वही सब चीज़ बताया गया है। आगे देखो, तो फाइनल कंक्लूजन किस तरह देखोगे इसको, हाँ तो ये देखो एस्पेटम पॉसिबल कार्सिनोजेनिक है, पोटेंशियल रखता है, इसलिए स्टूडेंट अभी पूरा प्रूव तो नहीं हुआ है, पोटेंशियल रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है, इसलिए हमें इसको बहुत कम यूज़ करना चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटीज़ में यूज़ करना चाहिए। हाँ बट ये बात तो तय रहा कि अल्ट्रा प्रोसेस यानी कि बार बार तेल में भूज के जो खा रहे हो फूड सब, उसको जितना कम हो सकता है उतना कम करो, वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, समझे। और जो फूड एडिटिव्स में जो हम देखते हैं ना, शुगर और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर का यूज़ किया आता है, ऐसा वाला प्रोडक्ट को हम कम से कम कंज्यूम करें तो बेटर है। आपसे समझ में आ गया होगा, ये अवेयरनेस है तुम्हारे हेल्थ के लिए। आगे देखो, cfDNA अप्रोच, इसी बोलते हैं सेल फ्री DNA अप्रोच। हाँ ये सेम वही टेक्नोलॉजी वाला है, ये JS पेपर 3 हिंदू पेपर में आया था 38 जुलाई को। तो बात समझो क्या है मैटर, देखो अब सेल फ्री DNA है, ये नया चीज़ है अपने आप में। तो तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो DNA जो पाया जाता है स्टूडेंट, जनरली कहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही है ये दोनों का। हाँ न्यूक्लियस DNA का जगह क्या है, या तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस जान रहे हो ना, अंदर जो होता है, अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना जी, सेल है तो बीच में जो ब्रेन होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर DNA होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना जो सेलुलस में अटका रहता है बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा होता है। ये एक्चुअली पोजीशन है। अभी हो क्या रहा है कि तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में भी तुमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे DNA क्या कहेंगे हम लोग, सेल फ्री DNA, जो ब्लड स्ट्रीम में आया। तो अब समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कायदे से तो उसको DNA को न्यूक्लियस में रहना चाहिए, कायदे से थोड़ा बहुत उस माइटोकॉन्ड्रिया में रहना चाहिए। ब्लड स्ट्रीम में कैसे आया, जो हमारा ब्लड जो चल रहा है उसमें कैसे आया। तो देखो हमारा क्या होता है कि बहुत सारा सेल बनते हैं, बिगड़ते हैं, जब सेल डिके हो रहा होता है तो उस समय लीक हो जाता है, उस समय आ जाता है, समझे। तो देखो यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि ज़्यादातर हमारा जो DNA जो जेनोम है, यानी कि वही जो DNA ज़्यादातर हमारा
हाँ, ज़्यादातर हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, सही बात है ना। और कुछ तुम्हारा बॉडी फ्लूइड में, यानी कि जो आपके खून में पाया जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में पाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल फ्री डीएनए कहते हैं, सही बात है ना। कैसे रिलीज होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक क्या है, जब सेल डाई हो रहा होता है तो न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा डिग्रेडेड हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड वही जहाँ पे डीएनए रखा है, तो हो सकता है, वैरी करता है स्टूडेंट, अलग अलग जगह अमाउंट, कुछ ज़्यादा ही लीक हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, तो ये वैरी करता है तुम्हारा अलग अलग जगह पे, समझ गए ना। हाँ, तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का महोत्सव क्यों मना रहे हैं हम लोग कि CFDNA आ गया तो इतना बड़ा बात हो गया। अरे जब हम CFDNA को यूज़ करेंगे तो हम बहुत कुछ पता कर लेंगे। मान लो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा होगा ना, फ्यूटस है ना, तो फ्यूटस में यदि कोई एबनॉर्मेलिटी होगा क्रोमोसोम फॉर्म में, उसका DNA फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले ही हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अभी जो हमारे पास साधन है कि फ्यूटस मान लो कि 2 मंथ हुआ, 2 मंथ में यदि आपको चेक करना है कि फ्यूटस सही है कि नहीं है, तो वो जो ऊपर से ना मेम्ब्रेन निकाला जाता है, बताएंगे एक प्रोसेस होता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब क्या है कि सेल फ्री डीएनए से यदि निकला है तो वहाँ से पता कर लेंगे कि बेबी का क्या स्थिति है, क्या बेबी का कुछ एबनॉर्मलिटी भी है क्रोमोसोम फॉर्म में, समझे। तो आगे देखो कैसे कैसे निकलता है स्टूडेंट, रिलीज कैसे होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकता है, तुम लोग जानते हो, है ना। हाँ, देखो यदि हम इसको ठीक से अध्ययन कर पाए तो बहुत सारा रिसर्च में काम आ सकता है। एग्जाम्पल समझो, पहले तो ये समझो कि CFDNA कैसे निकलता है, एक समझ गए ना, जब सेल डिके हो रहा होता है तो उस समय निकल सकता है। दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम खुद आपके इम्यून सिस्टम को अटैक कर दिया। ये कैसे होता है, जैसे मान लो कि बाहर से नॉर्मली क्या होता है कि बाहर से कोई पैथोजन आता है तो हमारा जो वाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट्स, वो एक्टिव होता है ना, और वो तुम्हारा एंटीबॉडीज़ बना देता है, तो अटैक कर देता है, पैथोजन को अटैक कर देता है। मगर कई बार क्या होता है कि बाहर से नहीं आया मगर फिर भी अंदर इम्यूनिटी उसको देख नहीं पाया और बना दिया, ऐसा बना दिया कि खुद लड़ाई कर रहा है अंदर। तो इस चीज़ को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कोविड के टाइम में ये सब चीज़ हो रहा था, समझे, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि आपका इम्यून सिस्टम खुद आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दिया, स्थिति बहुत खराब हो जाता है उस समय। आमतौर पे इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि बाहर से पैथोजन आया उसको अटैक करना, उसके लिए जानते हो WBC का बहुत बड़ा रोल है, व्हाइट ब्लड सेल का, उसका 5 पार्ट होता है ना, और लिम्फोसाइट्स अल्टीमेटली जाके एंटीबॉडीज बना रही होती है, और उससे पहले बेसोफिल्स, एसिलोफिल्स बहुत सारा देखिए, वो तुम्हारा पैथोजन को डायरेक्ट अटैक करता है। इसमें क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर देगा। जब ऐसा हो रहा होता है स्टूडेंट, तो उस समय भी तुम्हारा CFDNA रिलीज होता है, बात समझे, वही बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे यदि हमें CFDM पता चल गया तो हमारा डायग्नोसिस सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत कुछ जान पाएंगे। तो कैसे क्या जान पाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे 9 और 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है ना, यानी कि 2 मंथ का प्रेगनेंसी है, फ्यूटस ठीक है कि नहीं है, क्या फ्यूटस को क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो हम CFDNA से पता कर सकते हैं, बात समझे। और 99% एक्यूरेसी है करेक्ट होने का, तो बहुत गजब बात है ना। अभी तक देखो बच्चे लोग, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम एमनाइटिक फ्लूइड ले रहे थे, यानी कि तुम्हारा जो फ्यूटस से ऊपर जो बच्चे लोग का जो सेल होगा ना, उसको वहाँ से रिट्रीव करके उसको निकाल रहे थे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इससे तुम्हारा फ्यूटस को भी रिस्क है और मदर को भी रिस्क है। जो फ्यूटस के ऊपर जो सेल होता है ना, बच्चा जो गर्भ में है अभी, उसके ऊपर जो सेल होगा ना, वो सेल को निकाला जा रहा था और टेस्ट किया जा रहा था क्या बच्चे को कोई फ्यूटस वाला कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, अभी तक जो किया जा रहा था। तो वो क्या होता है कि जब सेल आप निकालोगे ना, तो फ्यूटस के लिए भी रिस्की है और जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए भी रिस्की है। और अब देखो ये ऐसे ही है, सेल फ्री DNA की वजह से क्या है कि आपको निकालना नहीं पड़ेगा, उसी से करोगे तो 99% का एक्यूरेसी है, और कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगा तो आराम से पता चल जाएगा। तो ये लाभ है इसका स्टूडेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। आगे देखो, ये देखो कैंसर को भी डिटेक्ट करने में बहुत काम देगा ये आने वाले समय में। तो जो रिसर्चर्स है तुम्हारे वो US में, उन्होंने कहा है कि यस, नया टेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे कोशिश, देखो अब तो जेनोम सीक्वेंसिंग कितना आसान हो गया ना, जब से COVID-19 आया, जेनोम सीक्वेंसिंग मतलब जितना भी DNA सबको खोल के देख लेना, कितना 3 बिलियन बेस पेयर है ना, सबका जेनोम सीक्वेंसिंग करना है कि किसके साथ क्या अटैच है, कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगा तो जीन एडिटिंग से उसको निकाल के ठीक कर देंगे ना। तो अब जो बोल रहा है कि चूंकि वो होल जेनोम सीक्वेंसिंग अप्रोच हो गया, तो CFDNA इसमें भी सहयोग करेगा इसका, समझे। और कैंसर बहुत अर्ली पीरियड में ही डिटेक्ट होगा, क्योंकि अभी तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है, मशीन लर्निंग ना, मशीन को वहाँ भेज देंगे, देखिए कहाँ पे डिफेक्ट है,
तो ये भी पता चल सकता है। कैंसर आपका अर्ली स्टेज में ही पता चल सकता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्टूडेंट CFDM का। तो इसलिए लिखा गया कि ह्यूज प्रॉमिस है आने वाले समय में ना, मेडिकल जो दुनिया है, मेडिकल दुनिया को ये चेंज कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो है, मान लो कि किडनी, हम दूसरे का किडनी किसी को लगा देते हैं, जो ही नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट कर देता है ना। तो ये भी क्यों रिजेक्ट करता है, क्यों हमारा बॉडी रिजेक्ट करता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को? दूसरा किडनी लगा दिए, दूसरे का लीवर लगा दिए, तो क्यों रिजेक्ट कर रहा है? ये भी हमको CFDNA का जब अध्ययन करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा आखिर क्या रीज़न है। और रीज़न पता कर लेंगे तो ट्रांसप्लांट ऑर्गन बढ़िया से लग सकता है ना। देखो ये फ़ायदा है, समझे? तो बहुत क्लिनिकल सेटिंग में बहुत तरह का अनगिनत एप्लीकेशन आ सकता है आने वाले समय में। जैसे मान लो कि ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को, है ना, न्यूरोनोकल ट्यूमर्स है, स्ट्रोक्स है ना, अल्जीमर डिजीज, ये सब ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसमें भी बहुत बड़ा तुम्हारा ये रोल प्ले कर सकता है इसका अध्ययन करना। तो इसलिए लिखा गया है कि जो अभी सेल फ्री DNA जो जेनोमिक्स जो अभी आया है स्टूडेंट, ये एक साइंटिफिक कम्युनिटी को ग्रेट प्रॉमिस करता है कि आने वाले समय में ना जो स्क्रीनिंग है, यानी कि देखना कि कोई तरह का तबीयत खराब है कि नहीं है, या फिर अर्ली मॉनिटरिंग या अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट तुम्हारा ये एक ब्रांच खुला है, एक अपॉर्चुनिटी खुला है। सो आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाएगा फॉर टेस्टिंग, फॉर मॉनिटरिंग, फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डिफरेंट डिजीजेस लाइक कैंसर, है ना, या ब्रेन से रिलेटेड। दैट्स